समझते हैं। आज की क्लास में हम लोग समझेंगे धातु के भौतिक गुण। धातु के भौतिक गुण के बारे में समझेंगे, रासायनिक गुण अगले क्लास में समझेंगे। पहले समझ लेते भौतिक गुण क्या होता है। ठीक है, चलिए समझते हैं। पहला इसका गुण होता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। ठीक है, यानी कि धातु के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास अगर हम लोग करते हैं तो उसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 तक उपस्थित रहता है। यानी कि धातु के बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन रहते हैं? कोई सा भी धातु हो उसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 तक इलेक्ट्रॉन रहते हैं। जिस तत्व या जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 इलेक्ट्रॉन हो उसे हम धातु कहते हैं। क्या कहते हैं? धातु। ठीक है, और जैसे कि हम समझा सकते हैं, हम यहाँ पे देखिए मैग्नीशियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया और सोडियम हो गया। ठीक है, बात समझिए। पहली बात हम क्या बोले हैं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पे। ठीक है, जैसे मैग्नीशियम की अगर बात करते हैं मैग्नीशियम का, तो मैग्नीशियम का परमाणु संख्या कितना होता है? तो 12 होता है। कितना? 12। अब इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कीजिएगा तो कितना होगा? 2, 8, 2। ठीक है, तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। यानी कि इसका बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2 है। तो इसलिए ये क्या करेगा? ये 2 को क्या कर देगा? त्याग कर देगा, यानी कि दे देगा किसी दूसरे तत्व को। तो बचेगा क्या? 2, 8 बचेगा। तो 2, 8 जो हो गया, हम बोले हैं कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन हो, 1 हो, 3 हो, तो उस तत्व को हम धातु कहेंगे। और प्रत्येक धातु जो होता है इलेक्ट्रॉन को खो करके एक अपने निकट अक्रिय अस्थाई तत्व में बदलना चाहता है। ठीक है, तो उसी तरीक़ा से अब मैग्नीशियम का हम देखें, इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास 2, 8, 2। तो ये जो हो गया इसके बाह्यतम यानी कि बाहरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है? तो 2 है। इसीलिए मैग्नीशियम क्या हो जाएगा? धातु हो जाएगा। उसी तरीक़ा से एल्युमिनियम भी क्या है? एल्युमिनियम धातु है। ठीक है, एल्युमिनियम धातु है। जैसे कि एल्युमिनियम को हम समझते हैं, एल्युमिनियम का परमाणु संख्या 13 होता है। तो 2, 8, 3। ठीक, और सोडियम की बात करें तो सोडियम का परमाणु संख्या 11 होता है। तो 2, 8, 1। देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर 1 है। तो जिस तत्व के बाह्यतम कक्षा में 2, 1, 3 इलेक्ट्रॉन की संख्या हो उस तत्व को हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। ठीक है, तो हम यहाँ पर समझें कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम और सोडियम, ठीक है ना, ऐसे बहुत सारे हैं, कॉपर भी है। ये सब क्या है? धातु है। जिसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 1, 2, 3 हो उस तत्व को हम क्या कहेंगे? धातु कहेंगे। ठीक है, पहला गुण आप लोगों ने समझा। दूसरा समझते हैं। दूसरा क्या लिखा है कि विद्युत धनात्मक गुण, यानी कि ये जो तत्व होते हैं, धातु जो होते हैं विद्युत धनात्मक होते हैं। विद्युत धनात्मक कहने का मतलब क्या हो जाएगा कि ये जो होते हैं इसमें विद्युत का मतलब कि संचालन होता है। यानी कि ये किसी भी तत्व को खो करके अपने ऊपर कैसा आवेश लाते हैं? तो धनात्मक मतलब कि चार्ज लाते हैं। ठीक है, जैसे कि अभी हम जस्ट बताएं, यहाँ पे समझिए बात को। देखिए यहाँ पे लिखे सोडियम है। सोडियम क्या कर रहा है? इसके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की देखेंगे तो 2, 8, 1 है। तो 1 इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है? त्याग कर रहा है, यानी दे रहा है। ऐसा सही 1 इलेक्ट्रॉन को दे रहा है तो इसके बाह्यतम कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 8 हो जाएगा। ठीक है, 8 हो गया। तो कहने का मतलब क्या है? अब जैसे ही 1 देगा तो 1 इस पर प्लस चार्ज होगा, यानी कि धनात्मक ग्रहण कर लिया ये। और जब 1 दे दिया तो 1 प्लस चार्ज धनात्मक हो गया। और 2, 8 अब ये किसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हो गया? तो ये नियॉन का हो गया। नियॉन का जिसका 10 होता है, यानी कि नियॉन के अभी कक्षा में गिना जाएगा, क्योंकि अब ये क्या हो गया? अस्थाई हो गया। प्रत्येक तत्व जो होता है अपने आप को अस्थाई करना चाहता है। यानी कि उसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 या कैसा भी हो, मान लीजिए 7 भी है, 5 भी है, 6 भी है, तो या तो वो लेकर अस्थाई होना चाहता है। और जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2, 3 है तो वो देकर अस्थाई होना चाहता है। ठीक है, अगर वो लेकर अस्थाई होना चाहता है तो अपने नज़दीकी वाले अक्रिय गैस के नज़दीकी वाले रूप में वो बदलना चाहता है। जैसे कि देखिए सोडियम का परमाणु संख्या कितना होता है? 11 होता है। ठीक है, और नियॉन का परमाणु संख्या 10 होता है। तो बताइए 1 दे देगा तो इसके नज़दीकी वाला कौन हो गया? 10 हो गया। तो 10 कैसा है? 10 अक्रिय गैस है। नियॉन जो है अक्रिय गैस है, अस्थाई है।
ठीक है ना, अस्थाई तत्व है, इसीलिए ये एक तत्व को त्याग दिया और अपने नज़दीकी वाले कक्षक में ये क्या हो गया, अस्थाई बन गया, यानी कि उसके जैसा बन गया, अपने नज़दीकी वाले तत्व के समान ये होना चाहता है। ठीक है, समझिए यहाँ पे जैसे कैल्शियम दे रखा है, कैल्शियम का परमाणु संख्या कितना होता है, तो 20 होता है, 2 8 8 2। अब यहाँ पर लास्ट में कितना है, इसके बाह्यतम कक्षा में कितना है, तो 2 इलेक्ट्रॉन है। 2 इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, ये त्यागेगा। 2 इलेक्ट्रॉन को जब दे देगा तो ये भी अस्थाई हो जाएगा। जब अस्थाई हो जाएगा अपने नज़दीकी वाले तत्व के समान वो गुण दिखाएगा। जैसे कि इसके नज़दीकी वाले तत्व क्या है, आर्गन है। ठीक है, तो ये आर्गन के रूप में आ जाएगा। तो आर्गन एक अस्थाई तत्व है, ये निष्क्रिय है, किसी से क्रिया नहीं करता है। प्रत्येक तत्व हो, धातु हो या अधातु हो, सारे क्या होता है सारे में कि वो या तो ग्रहण करके अस्थाई होना चाहता है या तो त्याग करके अस्थाई होना चाहता है। सारे तत्व जो होते हैं ये मतलब क्रिया करते रहते हैं, या तो ग्रहण करेंगे या तो त्याग करेंगे, यानी कि अस्थाई होना चाहते हैं। ठीक है, तो ये जो होता है इसका दूसरा गुण कि ये जो होता है विद्युत धनात्मक होता है। ठीक है, कैसे विद्युत धनात्मक, अभी समझ आए कि इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा तो इसके ऊपर प्लस चार्ज आएगा, धनात्मक चार्ज आएगा, माइनस नहीं। कैसा आएगा, धनात्मक चार्ज आएगा। विद्युत ऋणात्मक कैसा होता है, अगर हम क्लोरीन को मान लेते हैं, ठीक है, क्लोरीन को अगर मान लेते हैं तो क्लोरीन का परमाणु संख्या कितना होता है, 17 होता है। तो कितना है, 2 8 7। तो इसके बाह्यतम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो 7 इलेक्ट्रॉन है। तो 7 देगा नहीं, बल्कि एक क्या करेगा, इसे ग्रहण कर लेगा किसी दूसरे तत्व से। मान लीजिए सोडियम है, सोडियम से ही ग्रहण कर लिया। ठीक है, तो सोडियम से ग्रहण कर लिया, जैसे 2 8 1 है। ठीक है, इसका 11 होता है, तो ये क्या करेगा, ये ग्रहण कर लिया। ग्रहण करने का मतलब क्या हो जाएगा, ये जो होगा इसके पास 7 है तो एक सोडियम से ग्रहण कर लिया तो ये 8 बना लेगा। 8 बना ले तो कैसे होगा, 2 8 8। ठीक है, तो 2 8 8 इस तरीक़े से बना लिया तो ये कितना हो गया, ये आर्गन के नज़दीक आ गया, यानी आर्गन का ये इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है। उसी तरीक़ा से अब इसको देखेंगे तो ये एक उसको दे देगा, तब इसके पक्ष का बचेगा, 2 8 बचेगा। यानी कि इसी तरीक़ा से ये बना लेगा कितना, सोडियम प्लस बना लेगा, और ये जो बना लेगा क्लोरीन माइनस बना लेगा। ठीक है, क्यों, क्योंकि ये एक उसको दिया है और ये जो है एक इससे लिया है। यानी कि कोई तत्व अगर किसी से ग्रहण करता है इलेक्ट्रॉन को तो उसके ऊपर माइनस चार्ज आता है, यानी जिसे विद्युत ऋणात्मक कहते हैं। और कोई तत्व अगर किसी को त्याग करता है इलेक्ट्रॉन को, उसके ऊपर प्लस चार्ज आता है, उससे हम विद्युत धनात्मक तत्व कहते हैं। यानी कि जानते हैं कि विद्युत का संचालन प्लस और माइनस से ही होता है। जैसे कि मान लीजिए अभी जस्ट बताए हैं Na प्लस और Cl माइनस, इसका मतलब ये क्या बता रहा है, देखिए Na और NaCl ये जो है ये अलग हो गया, ये अलग हो गया। ये जो है ये नॉर्मली मतलब कि रिएक्शन किया है। ठीक है, लेकिन अगर हम बात करें ये जो है इससे क्या किया है, ये ग्रहण करके बना हुआ है। यानी कि एक सोडियम जो है एक त्याग के बना हुआ है और क्लोरीन जो है एक ग्रहण करके बना हुआ है। इसमें जो होगा विद्युत का संचालन आसानी से हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब समझिए बात को कि अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागता है तो उसके ऊपर प्लस चार्ज होता है, अगर कोई तत्व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो उसके ऊपर चार्ज जो होता है माइनस होता है। ठीक है, तो इस तरीक़े से हम पता कर सकते हैं मतलब कि कौन धातु है कौन अधातु है। हाँ, एक बात और कि जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करेगा वो क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। क्या कहलाएगा, अधातु कहलाएगा। ठीक है, और जो तत्व इलेक्ट्रॉन को त्यागेगा वो क्या कहलाएगा, धातु कहलाएगा। बस इसको ध्यान में रखिएगा। कहने का मतलब क्या है, जो तत्व इलेक्ट्रॉन को ग्रहण कर लिया यानी कि उससे ले लिया, जिसके ऊपर माइनस चार्ज हो गया वो क्या कहलाएगा, अधातु। और जिसके ऊपर जिस तत्व के ऊपर प्लस चार्ज हो गया, प्लस चार्ज क्यों आता है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन का क्या करता है, त्याग करता है। यानी कि धातु जो होते हैं इलेक्ट्रॉन को त्याग करके अपने आप को धनायन साबित करते हैं। तो धातु का ये दूसरा गुण रहा। चलिए आगे चलते हैं। तीसरा गुण इसका यह है कि धातु जो होते हैं कैसे होते हैं, आघात वर्धनीय होते हैं। आघात वर्धनीयता का मतलब होता है कि वो क्या होगा, फैलेगा। फैलने का मतलब क्या होगा, उसको हम पीट करके चादर के रूप में बना सकते हैं। अब बताइए कि धातु को जैसे कि मान लो लोहा हो गया, सोना हो गया, चांदी हो गया, इसको पीटेंगे तो इतना पतला तार जैसा बनेगा, एक कागज़ का पत्र जैसा बन जाएगा। आप लोगों ने देखा होगा कि जो मिठाई होता है, मिठाई में जो
परत लगा रहता है नीचे, जैसे कि कुछ रसगुल्ला जो होता है उसके नीचे एक चांदी का परत लगा रहता है उजला कलर का, वो चांदी ही होता है। और जो पीला कलर का लगा रहता है वो क्या होता है, सोना होता है। तो कहने का मतलब समझिए बात को, हम इसको इतना हम पीट करके इतना पतला कर सकते हैं, इतना पतला कि मतलब कि बहुत ही ज़्यादा पतला है कि बात समझिए कि अगर हम इसको 1 ग्राम को अगर हम पीटेंगे तो इससे मतलब कि कितना लंबा बनाया जा सकता है, तो 2 किलोमीटर लंबा हम तार खींच सकते हैं। समझिए इतना पतला ये होता है। सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय कौन होता है, सोना होता है, तब चांदी होता है। ये दोनों तत्व जो होते हैं सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय होता है। इसे हम पीट करके बहुत पतला कर सकते हैं। आघातवर्धनीय का मतलब कि इतना पीट कर पतला कर दो, इतना कि मतलब कि बहुत ज़्यादा फैलने वाला, पीटने के बाद बहुत ज़्यादा फैले। जो तत्व पीटने के बाद सबसे अधिक फैले उसे हम आघातवर्धनीय कहते हैं। तो धातु ही आघातवर्धनीय होता है। लोहा भी आघातवर्धनीय, उसको पीटने के बाद फैलता है। अब लकड़ी को पीटिएगा तो वो फैलेगा नहीं, क्योंकि वो अधातु है। अधातु को पीटने के बाद फैलता नहीं है, वो टूट कर चूर चूर हो जाता है। लेकिन धातु ही है जिसको पीटने के बाद चादर बनाया जा सकता है, पीट करके फैलाया जा सकता है। जिससे घर में लोहे का किवाड़ी बनता है तो वो चादर ही होता है, जो लोहे को पीट पीट करके उसको फैलाया जाता है। तो सबसे अगर अधिक आघातवर्धनीय कहेगा तो कौन होता है, सोना होता है और चांदी होता है। ठीक है, आघातवर्धनीय का मतलब आप लोगों ने समझा, जिसको पीट पीट करके क्या बनाया जाता है, चादर बनाया जाता है। और बात यह भी है कि जो मिठाई पर जो पतला लेयर लगा रहता है तो वो चांदी का ही होता है और सोना का ही होता है, उतना पतला लेयर होता है। ठीक है, तो समझिए बात को। यहाँ पर देख लीजिए, जैसे कि सोना और चांदी, सबसे ज़्यादा आघातवर्धनीय तत्व कौन होता है, तो सोना और चांदी होता है। ठीक है, जिसे पीट करके क्या बनाया जा सकता है, चादर बनाया जा सकता है। अभी क्यों जरूरी नहीं है कि इसी को केवल लोहा भी होता है, लेकिन हम क्या लिखें, सबसे अधिक क्वेश्चन पूछेगा सबसे अधिक आघातवर्धनीय तत्व तो सोना और चांदी होता है। चलिए चौथा समझते हैं, तन्यता। तन्यता का मतलब उसे तान करके खींच करके तार बनाया जा सके। जैसे कि अभी हम जस्ट बताए हैं कि अगर हम एल्युमिनियम को और सोना को इस तरीक़ा से हम खींचे या चांदी को, ठीक है, 1 ग्राम सोना में अगर हम इसको खींच करके तार बनाए तो कितना लंबा तार बन सकता है, 2 किलोमीटर लंबा तार बन सकता है। अगर 100 मिलीग्राम अगर सोना लेकर चले तो ये कितना 100 ग्राम मिली अगर हम चांदी लेकर चले तो ये कितना लंबा बन सकता है, तो 200 मीटर लंबा हम इसको तार बना सकते हैं। तो हम यहाँ पर देख रहे हैं क्या चीज़ है कि 1 ग्राम सोना में कितना लंबा तार बन रहा है, तो 2 किलोमीटर लंबा तार बन रहा है। और 100 मिलीग्राम में चांदी में कितना लंबा तार बन रहा है, 200 मीटर तार बन रहा है। तो हम समझ सकते हैं कि ये जो है सोना और चांदी जो है सबसे अधिक तन्य धातु है, जिसे तान करके सबसे अधिक लंबा हम तार खींच सकते हैं। एल्युमिनियम भी मतलब कि है तन्य धातु, कॉपर भी है, ऐसे बहुत सारे धातु है जिसे हम खींच करके लंबा तार बना सकते हैं। लेकिन सबसे अधिक तन्य धातु जो होता है कौन होता है, एल्युमिनियम और चांदी होता है। सबसे ज़्यादा सुचालक के रूप में काम यही करता है, यानी कि सबसे ज़्यादा विद्युत का चालन करता है तो कौन करता है, एल्युमिनियम और चांदी और सोना। ठीक है ना, यानी कि सोना और चांदी जो होता है वो क्या करता है, सबसे अधिक विद्युत का चालन करता है। अगर मान लीजिए कभी कभी क्वेश्चन में पूछता है कि सबसे अधिक विद्युत का चालन कौन करता है, तो चांदी करता है। सबसे अधिक विद्युत का चालन कौन करता है, तो चांदी करता है। अब चांदी का तार कोई नहीं लगाएगा, ठीक है, क्योंकि चांदी क्या है, बहुत ही रेयर केस में मिलने वाला धातु है, इसलिए वो महंगा होता है। उससे भी महंगा कौन होता है, सोना होता है। ठीक है, तो सबसे अधिक सुचालक पदार्थ जो होता है, यानी कि विद्युत का सुचालक सबसे अधिक होता है, तो वो चांदी होता है। ठीक है, तो आप लोगों ने ये समझा कि किस तरीक़े से तन्य, आघातवर्धनीय, विद्युत ऋणात्मक और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कि धातु का गुण क्या होता है। कुछ गुण छूट गए हैं जिसको हम बुक के माध्यम से हम बता देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर लिखना जगह नहीं है कि अट पाएगा यहाँ पे, तो हम बता दे रहे हैं इसको पढ़ करके। जैसे समझिए एक चीज़ छूटा गया है कि विद्युत ये जो होता है धातु का द्रवणांक और क्वथनांक जो होता है क्या होता है, उच्च होता है। धातु का द्रवणांक और क्वथनांक हमेशा क्या होता है, उच्च होता है। द्रवणांक मतलब कि इतना जल्दी वो पिघलने वाला नहीं है। अब बताइए कि एक माचिस के तिल्ली से जला करके हम क्या लोहे को पिघला सकते हैं क्या, नहीं पिघलेगा, क्योंकि उसका इतना हाई टेम्परेचर है, लगभग 1000
500 से 1500 5000 तक आप उसको टेम्परेचर दीजिएगा तब जाकर वो पिघलेगा। तो मतलब कि हम समझ सकते हैं कि धातु का हमेशा द्रवणांक और क्वथनांक जो होता है क्या होता है, उच्च होता है। तो कुछ ऐसे अपवाद धातु हैं जो क्या होते हैं, उसका मतलब कि द्रवणांक और क्वथनांक उच्च नहीं होता है, निम्न होता है। जैसे कि हम बताए हैं, अपवाद में सोडियम और पोटेशियम है, ये तुरंत ही क्या हो जाता है, पिघल जाता है, तुरंत ही पिघल करके क्या होता है, मतलब कि पानी द्रव में रूप में आ जाता है। और ये बहुत ही ज़्यादा सक्रिय तत्व है, तुरंत ही किसी के साथ क्या कर लेता है, रिएक्शन कर लेता है, इसीलिए इसको अपवाद में रखा गया है। जैसे कि कैल्शियम और सीजियम का भी द्रवणांक जो होता है क्या होता है, निम्न होता है। और अपवाद के रूप में कौन है, तो सोडियम और पोटेशियम है, जो कमरे के ताप पर तुरंत ही क्या हो जाता है, मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर ना देने के बाद भी तुम थोड़ा सा टेम्परेचर देंगे तो क्या हो जाएगा, ये पिघल जाएगा। और ज़्यादा सक्रिय धातु है ये, यानी किसी के साथ तुरंत ही क्या कर लेगा, प्रतिक्रिया करने लगेगा, रिएक्शन करने लगेगा, आग पकड़ लेगा। ठीक है, तो एक बात याद रखिएगा, धातु का द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है। जैसे कि मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, लोहा, इस सब का हमेशा क्या होता है, सोना, इस सब का हमेशा क्या होता है, उच्च होता है। लेकिन ये जो दो लिखे हैं तो ये अपवाद में मान के चलिएगा कि कुछ धातु ऐसे होते हैं जिसका मतलब कि क्या चीज़ है, द्रवणांक और क्वथनांक क्या होते हैं, निम्न होते हैं। किसी का द्रवणांक निम्न होता है तो क्वथनांक उच्च होता है। ठीक है, तो उस तरीक़ा से, ठीक है, तब बात समझिए। जैसे कि हम यहाँ पर बताएं कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के तौर पर बताएं कि जिसके बाह्यतम कक्षा में 1, 2 और 3 हो वो धातु कहलाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे तत्व हैं जिसके बाह्यतम कक्षा में 1 और 2 होते हुए भी वो तत्व नहीं है, लेकिन है क्या वो, तो वो गैस है, जैसे कि हाइड्रोजन और हीलियम। उसी तरीक़े से ये भी अपवाद में आएगा। जैसे हम यहाँ पर अपवाद में बताएं कि सोडियम और पोटेशियम ये धातु ही है, लेकिन इसको उच्च तापमान की ज़रूरत नहीं होती है, ये थोड़ा सा तापमान पर ही ये पिघल जाता है। और निम्न द्रवणांक किसका होता है, तो कैल्शियम और सीजियम का होता है। ठीक है, तो एक बात ध्यान रखिएगा, तो धातु का द्रवणांक और क्वथनांक उच्च होता है, लेकिन कुछ उसमें अपवाद होते हैं जिसका द्रवणांक निम्न होता है और क्वथनांक भी निम्न होता है। ठीक है, तो ये समझ में आ गया। तो एक चीज़ और समझते हैं, जैसे कि ऊष्मीय एवं विद्युत चालकता, यानी कि अगर बात करते हैं, ये बात समझिएगा कि अगर कोई धातु है, अगर वो विद्युत का सुचालक है तो वो ऊष्मा का भी सुचालक होगा। ठीक, ऊष्मा का सुचालक होगा। कैसे सुचालक होगा, क्योंकि जिस तत्व या जिस धातु में विद्युत चालन कर रहा है उसमें ऊष्मा भी प्रवाहित होगा। ठीक है, यानी कहने का मतलब समझिए क्यों उसमें होता है, क्योंकि उस धातु में, उस तत्व में मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाते हैं। क्या पाए जाते हैं, मुक्त इलेक्ट्रॉन पाए जाता है। और एक इलेक्ट्रॉन दूसरे इलेक्ट्रॉन के ऊपर क्या करता है, प्रवाहित होते रहता है, यहाँ से यहाँ गमन करते रहता है। अगर आप इस छोर को गर्म कीजिएगा तो ये वाला छोर ऑटोमेटिक गर्म हो जाएगा, क्योंकि यहाँ वाला इलेक्ट्रॉन जो होगा अगले इलेक्ट्रॉन को एनर्जी देगा। ऐसे ही कर करके यहाँ तक वो एनर्जी आ जाएगा, जिसके चलते अगला छोर जो होता है वो पिछले छोर के जैसा वो गर्म हो जाता है। और जब इस तरीके से पता चल गया कि यहाँ से मतलब कि गर्म करेंगे यहाँ आ जाता है, तो उसी तरीक़े से अगर यहाँ पर आप करेंट ठेकाइएगा तो ये डायरेक्टली कहाँ आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा। कहने का मतलब क्या है, यही मुक्त इलेक्ट्रॉन जो होते हैं ये धातु में जो होते हैं विद्युत का हो या ऊष्मा का हो, दोनों का सुचालक होने का काम ये करते हैं। ठीक है, तो धातु जो होता है विद्युत और ऊष्मा का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, एक अपवाद होता है धातु जैसे ग्रेफाइट। ग्रेफाइट जो होता है ये जो होता है क्या होता है, विद्युत का सुचालक होता है। लेकिन बात समझिए, हम बोले हैं कि कुछ सब धातु जो होते हैं ऐसे नहीं है कि मतलब कि कुछ गुण मिला उसको धातु कह देंगे, नहीं। ग्रेफाइट जो पेंसिल में लगा रहता है, जो काला भाग, उसे हम ग्रेफाइट कहते हैं। वो ग्रेफाइट जो होता है वो विद्युत का क्या होता है, सुचालक होता है। ठीक है, लेकिन क्या हम उसे धातु कहेंगे, नहीं, क्योंकि उसको पीटने के बाद क्या हो जाएगा, चूर-चूर हो जाएगा, उसमें विशिष्ट प्रकार की आवाज़ नहीं आएगा। धातु में एक विशिष्ट प्रकार का ध्वनि आता है, धातुई ध्वनि, एक विशिष्ट प्रकार का चमक होता है, धातुई चमक। ठीक है, ऐसे आयोडीन भी चमकता है, तो क्या हम उसे धातु कह सकते हैं, नहीं। ठीक है, क्यों, उसमें कुछ गुण देखना होता है कि धातु जैसा व्यवहार कर रहा है कि नहीं, इसीलिए ग्रेफाइट को अपवाद में रखा गया है। और ग्रेफाइट एक अपवाद है जो मतलब विद्युत का क्या करता है, चालन करता है। ठीक है, तो इसको अपवाद में मानिएगा। और चमक बताए, धातुई चमक होगा उसमें विशेष प्रकार के, जैसे पता चलेगा कि वो चमक रहा है। ठीक है, और यहाँ पर बात करते हैं धातु कठोर होता है, कितना होता है, कठोर होता है, बहुत ज़्यादा कठोर होता है। ठीक है, और सबका कठोरता एक समान नहीं होती है। जैसे कि हम बात करें सोडियम को हम चाकू से काट सकते हैं, ये भी धातु है, लेकिन उतना कठोर नहीं होता है। लेकिन अधिकतर धातुएं जो होते हैं कठोर होते हैं, जिससे चाकू से काटना नामुमकिन है। ठीक है, चलिए ध्वनि के मामले में इसको अगर हम पीटेंगे तो इसमें विशेष प्रकार का ध्वनि उत्पन्न होगा। जैसे एक लकड़ी पर पीटिएगा तो भद भद करके आवाज़ आएगा। लेकिन अगर वहीं
धातु पर पीटिएगा तो उसमें आवाज़ टन टन करके आएगा, मतलब कि एक अलग प्रकार की आवाज़ आएगा। तो इसलिए कहा जाता है कि धातु में एक विशेष प्रकार का आवाज़ होता है। जैसे समझिए बात को कि जो घंटी लगाया जाता है साइकिल में, तो घंटी लगाने का मतलब क्या, वहाँ लकड़ी का भी तो लगा सकते हैं। क्यों? क्योंकि वो उतना आवाज़ नहीं करेगा। धातु में बहुत ज़्यादा कंपन होता है, जिसके चलते घंटी के जगह पर हम धातु का उपयोग करते हैं, जिसको मतलब ऐसे उसको चोट देने के बाद क्या होता है, उसके अंदर कंपन उत्पन्न होता है ज़्यादा, इसलिए वो ज़्यादा आवाज़ करता है। ठीक है, यानी कि उसमें एक ध्वनि भी उत्पन्न होती है। ठीक, अब समझिए कि भौतिक अवस्था कमरे के ताप पर धातु जो होते हैं, कुछ धातु ऐसे होते हैं तो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं। कुछ धातु ऐसे होते हैं जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाए जाते हैं, जैसे पारा। ठीक है, जबकि हम अभी बताएं कि सारे धातु जो होते हैं ठोस अवस्था में होते हैं, लेकिन नहीं, कुछ अपवाद में होते हैं। जैसे कि पारा है Hg, ठीक है ना, पारा है जो कमरे के ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है, लेकिन वो क्या है, धातु ही है। ठीक है, अब बात है घनत्व। धातु का घनत्व हमेशा क्या होता है, उच्च होता है। हमेशा क्या होता है, उच्च होता है। जैसे जिंक का घनत्व जो होता है 7.1 होता है, आयरन का जो होता है 7.9 होता है, कॉपर का 8.9 होता है, सिल्वर का 10.5 होता है, और गोल्ड का 19.3 होता है, सोडियम का 0.97 होता है, पोटेशियम का 0.86 होता है, मैग्नीशियम का 1.74 होता है, और एल्युमिनियम का जो होता है 2.7 होता है। ये क्या है, घनत्व है। यानी कि धातु का घनत्व हमेशा उच्च होता है। जैसे कि हम द्रव्यमानक और क्वथनांक की बात किए थे पीछे, कि धातु का द्रव्यमानक और क्वथनांक क्या होता है, उच्च होता है। कुछ धातु अपाद होते हैं जिसका द्रव्यमानक और क्वथनांक दोनों क्या होता है, निम्न होता है। जैसे पोटेशियम और सोडियम के बारे में बात हम किए थे, और सीजियम और कैल्शियम के बारे में बात किए थे कि सीजियम और कैल्शियम जो होता है उसका द्रव्यमानक क्या होता है, निम्न होता है। जैसे जिंक का द्रव्यमानक की अगर बात करें 419 डिग्री सेल्सियस होता है, और लोहा का जो होता है 1535 डिग्री सी होता है। ठीक है, कॉपर का 1083 डिग्री सी होता है, सिल्वर का 962 डिग्री सी होता है। ये सब द्रव्यमानक है। ठीक है, और इसकी क्वथनांक की बात करते हैं, जिंक का क्वथनांक का तो 907 होता है, 907 डिग्री सी होता है, और लोहा का जो होता है 2750 डिग्री सी होता है, कॉपर का 2567 डिग्री सी होता है, सिल्वर का जो होता है 2212 डिग्री सी होता है, और सोडियम का जो होता है 881 डिग्री सी होता है। ऐसे सबका आप देखें एक कि सबका द्रव्यमानक और क्वथनांक जो है वो सब क्या है, 500 से ऊपर है, सब ऊंच है। तो हम कह सकते हैं कि जितने भी धातु होते हैं सारे के क्वथनांक और द्रव्यमानक जो होता है क्या होता है, ऊंच होता है। ठीक है, तो आप लोग समझे इसके भौतिक अवस्था। हम लोग अगले क्लास में इसके रासायनिक गुण के बारे में बात करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।